अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत ही नहीं, आज का जो हमारा वर्तमान का भारत है, इस भारत को ही नहीं, भारतवर्ष को बना करके दिया। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है कि भारत के सबसे पहले वो अजेय सम्राट थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था। एक राज्य बचा था भारत में, मात्र कलिंग, जिसको कि सम्राट अशोक ने जीत करके भारतवर्ष का निर्माण किया। आप अभी इंद्र कुमार भाई साहब को आप लोगों ने सुना, आप लोगों को अपना इतिहास पता है, आपको पता है कि आप कहाँ के वंशज हैं, किसके वंशज हैं। मैं आज जब सूरत में आई और जब मैंने आप लोगों का ये उमड़ता हुआ सैलाब, आपका जोश जुनून और इस अपनी बेटी, अपनी बहन के लिए जो सम्मान देखा, मैं अपने बातों में बखान नहीं कर सकती उन बातों का। तो आप सभी का, सूरत के मेरे मौर्य समाज के सभी माताओं बहनों भाइयों का, स्पेशली इंद्र कुमार भाई का, उनकी पूरी टीम का, पूरे सूरत की मौर्य वंश की टीम का तहे दिल से इस बेटी का शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं यहाँ पर देख रही थी कि जितना ही तत्पर होकर के मेरे भाई काम कर रहे थे, हमारी माता बहनें भी जगह जगह पर खड़े होकर के पुष्प वर्षा कर रही थी। देखिए, मैंने दिल्ली में जब 2012 में एक बिटिया के साथ अपराध हुआ था, निर्भया के, सभी ने सुना होगा, उस बेटी के लिए मैं लड़ती रही और आखिरी में 4 लोगों को फांसी की सजा कराई। आप लोगों को एक बात बताना बहुत जरूरी है, पहले दिन से लेकर के जब उस बिटिया के साथ अपराध हुआ और आखिरी दिन तक, जिस दिन तक उनके लिए, न्याय के लिए मैं लड़ती रही और उन अपराधियों को फांसी की सजा नहीं हो गई, मुझे नहीं पता था वो बेटी किस जाति की है, किस समाज की है, मुझे नहीं जानकारी थी। ये बात यहाँ बोलना इसलिए आवश्यक है, सम्राट अशोक की जो प्रजा थी वो किस जाति की थी, किस समाज की थी, कहाँ की थी, नहीं पता थी, लेकिन उनकी कल्याणकारी योजनाएं पूरे भारतवर्ष के लिए थी। हम उस समाज के वंशज हैं। हमारे अगर पड़ोसी को भी दर्द होता है, हमें नहीं पता है और हमें जानना भी नहीं चाहिए कि वो किस समाज का है, किस जाति का है। लेकिन जब हम मानवतावाद की बात करते हैं, जब हम सम्राट अशोक के धम्म के अभिलेखों की बात करते हैं, तो उसमें मानवता की बात की गई और मानवता के साथ साथ पशु पक्षियों, पेड़ों को, जानवरों को, सबको सुरक्षित, संरक्षित करने की बात की गई। हम सिर्फ मानव तक सीमित नहीं है, हम उन प्राणियों तक भी सीमित हैं जो प्रकृति ने इस विश्व में बनाए हैं। आप समझिए कि आप उस मौर्य वंश सम्राट अशोक के वंशज हैं जो मानवता से भी बढ़कर के एक कदम आगे बात करते हैं। तो इसीलिए हमें फक्र होना चाहिए। मैं शुक्रिया करता ही हूँ अदा अगेन सूरत के मेरे भाइयों का, कि सिर्फ सूरत में ही नहीं, सिर्फ गुजरात में ही नहीं, मुंबई में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, पूरे भारत में आप लोग जिस तरीके से सक्रिय हैं, वो दिन दूर नहीं कि मानवता का पाठ आप लोग जन जन तक, घर घर तक, आम नागरिक तक पहुंचाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, माइक है, कम्युनिकेशन के साधन है, आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन उस समय जब आपके मन में कोई विचार आया होगा, आप अपनी बात कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे और भविष्य में जो आगे आने वाली पीढ़ी है उस तक कैसे पहुंचाएंगे, ये कोई महान व्यक्ति ही करेगा। जब सम्राट अशोक, जिन्होंने कि साम्राज्य का विस्तार कर लिया और फिर उनको लगा कि साम्राज्य का विस्तार हमने कैसे किया, मानवतावाद के लिए हम कैसे सोचते हैं, ये आगे आने वाले भविष्य में मेरी जो जनरेशन होगी, मेरी जो पीढ़ियां होंगी, मेरा जो ये अखंड एकता वाला भारत होगा, भारतवर्ष होगा, आम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो उन्होंने दीवारों पर लिखवाना शुरू किया, उन्होंने पत्थरों पर लिखवाया, उन्होंने गुफाओं पर लिखवाया। ये बात इसलिए बोलनी जरूरी है कि आपके मन में अगर कोई विचार है तो उसको लिखिए, वही इतिहास बनेगा भविष्य में। आपके मन में अगर कोई विचार है तो बोलिए, वही भविष्य बनेगा। लेकिन वो विचार
ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को पीड़ा देने वाला हो, क्योंकि आज हम जो भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, उस भारत के संविधान में जब आप देखेंगे कि हमारा देश गुलाम रहा बहुत दिनों तक, और जब अंग्रेज यहां से छोड़ करके जाने लगे भारत को, तो बहुत सारे कानून धीरे धीरे बनते रहे। 1919 का कानून बना, 1909 का कानून बना, 1935 का कानून बना, और आखिरी में वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो निरंतर बनता हुआ भारत का संविधान हमारे सामने आया। और उस भारत के संविधान को लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने वो जो अशोक का धम्म था, उस धम्म की वो विचार को उसमें समाहित कर दिया, और उस विचारों को समाहित किया गया। वो धम्म के जो विचार थे वो भारत के संविधान में आज नीति निर्देशक तत्व के रूप में भारत का संविधान अनुच्छेद 2528 ये कहता है कि भारत के हर नागरिक को अपने धर्म को मानने की आजादी है, अपने विश्वास को, अपनी आस्था को मानने की आजादी है। अगर आपको बुद्ध को मानने की आजादी है, तो किसी को राम को मानने की आजादी है, तो किसी को अल्लाह को मानने की आजादी है, तो किसी को ईश्वर की मानने की आजादी है। ये बात कर रहा है आपका भारत का संविधान। इसीलिए हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस हमारे संपूर्ण भारत में तमाम तरीके के कल्चर हैं। कहीं हमारी भाषण में कोई बात ऐसी ना हो जाए कि जो साउथ इंडिया में बैठा कोई व्यक्ति जिसकी भाषा मलयालम है, किसी की तेलुगु है, किसी की तमिल है, किसी का कल्चर कुछ और है, उनको ठेस पहुंचे। कोई अपने पूर्वज को, गुरुकुल को मानता है, कोई व्यक्ति अपनी देवी को मानता है, कोई व्यक्ति, वो उसकी आस्था है, और इस आस्था को प्रोटेक्ट कर रहा आपका भारत का संविधान। हमें जितनी आजादी है दूसरों को भी है। अगर हमने अपने अंदर ये मन में बातें समाज करनी में, क्योंकि आपके भारत को जोड़े रखना बहुत जरूरी है, और जो समाज आगे आकर के नेतृत्व करता है जब इस तरीके के विचारों को, वो सम्राट अशोक की तरह सम्राटों के सम्राट बनने की दावेदारी भी प्रस्तुत करता है। मैंने आपसे कहा कि निर्भया के बारे में मुझे नहीं पता थी। आज भी मेरे ऑफिस में किसी भी बेटी का केस आता है, मुझे नहीं पता होता है कि समाज की, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में एक ही बात होती है, मेरे भारत की बेटी है, इसके लिए लड़ना है। वो गरीब है, वो अमीर है, वो किस धर्म की है, वो किस जाति की है। और अगर मैंने ये किया तो आपकी इस बहन बेटी को पूरे भारत ने जितना सम्मान दिया, शायद मैं मरते दम तक भी वो अदा नहीं कर पाऊंगी। और जब आप लोग इतना सम्मान देते हैं तो इन कंधों पर जिम्मेदारी और महसूस होने लगती है और बढ़ने लगती है कि एक निर्भया को न्याय दिलाया, श्रद्धा के लिए लड़ रही और हजारों बेटियां हैं, तमाम बेटियां, उनके लिए लड़ना है। लेकिन मेरे भारत के अंदर कोने में बैठी, हर घर में बैठी बच्ची जब रात के समय भी निकले 12 बजे अपने माता पिता के बिना और कोई उसको छू ना सके, तब मेरा जीवन सार्थक होगा कि तब सीमा ने वाकई में इस देश के लिए कुछ किया है। आप लोगों ने सम्मान दिया, निर्भया के लिए लड़ी, आप लोगों के लिए वो लड़ाई बहुत बड़ी थी। लेकिन मैं कहूं, अंदर से बता रही हूं, वो मेरी शुरुआत थी लड़ाई की, बहुत छोटी लड़ाई थी। अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। साथ में मेरी जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उन माताओं बहनों से मैं एक बात जरूर कहूंगी, मेरे भाइयों से भी कहूंगी, मेरे बड़े बुजुर्गों से भी कहूंगी। मैं जिस भी जगह जाती हूँ लोग बहुत सम्मान करते हैं, कहते हैं हमारी समाज की बेटी ने मुकदमा लड़ा। तो इसमें जो एक शब्द है लड़ा, मुकदमा लड़ा जाता है, इसका मतलब है बेटियों को लड़ना भी सिखाना पड़ेगा, पल्ला लेना सिखाना पड़ेगा। देखिए क्या है, जब हम अपने घर में होते हैं, हम अपनी बेटी को कहते हैं धीरे बोल, कम बोल, शादी करके ससुराल जाना है। भाई आप दो तरीके की कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। जब आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो सीमा को तो आपने मंच पर खड़ा कर दिया, लेकिन अपने घर में बैठी बेटी को आपने चुप करा दिया। वो सीमा नहीं बन पाएगी, वो कोई और नेता बेटी नहीं बन पाएगी, वो ऐसे करके आगे नहीं निकल पाएगी। जितना आपके घर के बेटे को
जितना आपके पिता को, जितना आपके भाइयों को बाहर निकल करके धक्के खाने की, एक्सपोजर मिलने की, दुनिया को समझने की आजादी है, उतनी बेटी को देनी पड़ेगी। तभी वो जाकर के पार्लियामेंट में चिल्लाएगी, तभी वो कोर्ट कचहरी में चिल्लाएगी, अन्यथा बहुत मुश्किल काम है। नहीं तो आप सोचेंगे कि ये हमारी बेटी तो बाहर जाती है, डर के वजह से घर में आ जाती है वापस, 4 लड़के उसको कमेंट करते हैं, वो कहती पापा हम स्कूल नहीं जाएंगे। जिस बेटी को घर में नहीं बोलने दिया वो समाज से क्या लड़ेगी? जिस बेटी को आपने घर में ऊंची आवाज में बात नहीं करने दी, वो कल जाकर के पार्लियामेंट में आपके हक अधिकारों की बात क्या करेगी? और ये बात सिर्फ बेटी तक सीमित नहीं है, बेटों तक भी सीमित है। मैं जब भी देखती हूँ, इलेक्शन का टाइम है आज, ये बहुत बेसिक्स बातें हैं और इसलिए मैं इनको बोल रही हूं कि मैंने अपने जीवन में इन चीजों को महसूस किया है और भारत को नेतृत्व देने की क्षमता भी रखेंगे। सम्राट अशोक ने उस सदी में ऐसा काम किया कि जैसे अभी इंद्र भाई ने कहा कि न तो हमें करेंसी से कोई हटा पाया, ना हमें मुकुट से कोई हटा पाया। तो आगे अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आगे आने वाला जो भविष्य होगा, देश का आम नागरिक, आम जन आपको मानेगा और ये कहेगा कि एक ऐसा समाज है जो सिर्फ अपने घर, परिवार, समाज के बारे में नहीं, सबसे पहले देश हित के बारे में सोचता है। और जो देश हित के बारे में सोचेगा वो अपने समाज और घर के बारे में भी सोच ही लेगा, क्योंकि देश का हिस्सा हमारा घर है, देश का हिस्सा ही हमारा परिवार है और समाज है। मैं यहाँ पर गुजरात में जब 2022 में आई, करीब रात का 12 बजे का टाइम था, मैं थी, हमारे साथ कुछ कलीग थे। मैं देख रही, नवरात्रि का टाइम था, यहाँ पर शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो लड़कियां 12-1 बजे रात को अपना जो यहाँ का ड्रेस होता है डांडिया वाला, वो पहन करके स्कूटी पे अकेले चली जा रही है, कोई डर नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासन के वजह से ये गुजरात की बेटियां रात में स्वतंत्रता के साथ अगर फ्री घूम सकती है तो इनके शासन प्रशासन को अधिकार जाता है। उत्तर प्रदेश में पहले बहुत क्राइम होते थे, आज अगर मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, जुडिशरी में हूँ, न्यायपालिका में काम करती हूँ, पूरे देश की अगर बात करें तो एनसीआरबी का डेटा कहता है कि आउट ऑफ 100 में 30% कन्विक्शन रेट है कि अगर 100 लोग अपराध करते हैं तो सिर्फ 30 को सजा मिलती है, बाकी मैटर पेंडिंग रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग किया गया है और इतना बेटियों को न्याय मिल रहा है लोगों को कि वो रेशियो 30 और 70% का है। 70% कन्विक्शन रेट वहां हुआ है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति जब सत्ता में आता है, जब वो आम हित के लिए सोचता है, आम लोगों के लिए सोचता है, तो आपके विचार कुछ भी हो, लेकिन आपकी जो करनी होती है वो रिफ्लेक्ट होती है आपके कामों में। और ऐसी मैं उम्मीद करती हूं कि भविष्य में इतना मेरा जागरूक, काबिल, हार्ड वर्कर समाज जो है, ये निश्चित रूप से एक दिन और भी मुखर होकर के फ्रंट पर आएगा और इस समाज की हर घर से एक बेटी माता सावित्रीबाई फुले के रूप से निकलेगी, हर घर से एक बेटा महात्मा ज्योतिबा फुले के रूप में निकलेगा, हर घर से एक बेटा सम्राट के विचारों को लेकर के निकलेगा, हर घर से एक बेटा बहुत कुछ आगे लेकर के निकलेगा। और आप लोगों को फख्र होना चाहिए कि जिस गुजरात की धरती पर आप हैं, यहाँ पर जब मैं मिली सुबह में, करीब हमसे 30-40 भाई मिले। जब भी पूछा कहां से है, जौनपुर, कहां से है, जौनपुर, जिसको आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश से आकर के आप लोग सूरत जैसी जगह में आकर के यहाँ पर इतना निडरता से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हर काम करके, और इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर ले रहे हैं, ये आसान बात नहीं है। आप लोगों को तहे दिल से सैल्यूट करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ और हौसला अफजाई करती हूँ कि आपने इतना कर्मठ होकर के ये कार्य करके दिखाया। मैं शॉक्ड थी जब मुझे भाई ने बुलाया, वहां पर आमंत्रित किया, दीदी आपको आना होगा।
मुझे एक बार को लग रहा था कि सभी लोग तो उत्तर प्रदेश से हैं ज्यादातर, और ये गुजरात में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन, मैंने कहा देखते हैं। मेरी गलतफहमी दूर हो गई, और ये गलतफहमी आप लोगों ने अपनी एकजुटता से दूर करके दिखाई है। और मैं उम्मीद करती हूँ भविष्य में ये एकजुटता आप बनाए रखेंगे। कभी कभी बहुत सारे आपस में मतभेद हो जाते हैं, लेकिन वो पर्सनल होते हैं मतभेद, लेकिन जो कॉमन इंटरेस्ट होता है वो समाज का होता है, लोगों के हित का होता है, हमारे बच्चों का होता है, देश का होता है, देश के भविष्य का होता है। तो उसको साइड में रख करके आप आगे बढ़ जाइए। देखना बहुत कुछ बहुत बेटर होगा। और आगे मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे विचार बहुत पॉलिटिकल नहीं थे, बहुत सारे ऐसे नहीं थे, लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि अपने आप को, अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आज सम्राट अशोक की अगर हम जयंती मना रहे हैं तो उन्होंने कुछ कार्य ऐसा किया था कि आज इतने दशकों बाद भी हम उनका जयंती मना रहे हैं और आगे भी मनाई जाएगी। तो अपने इस जीवन को सार्थक करिए, कुछ करके दिखाइए, तभी शायद हमारा जीवन सार्थक है। अन्यथा जब से सृष्टि की रचना हुई, मर जाना है, सबको चले जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, उंगलियों पर हम कुछ लोगों को गिनते हैं। तो यही हमारा जीवन है और यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, जिसको कहते हैं मानवतावाद। लोगों के लिए लड़िए, सबके हित के लिए काम करिए। जय हिंद, जय भारत, जय सम्राट अशोक।